एप्स्टीन फाइल्स एक शर्मनाक और घिनौनी दास्तान, एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली दास्तान जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कि इंसान इतना गिर भी सकता है और बच्चों के साथ ये काम कर सकता है, ये हमने देखा। और इसमें दुनिया के वो मौजूद शख्सियत शामिल थी जिनको लोग अपना आइडियल मानते हैं, चाहे वो बिजनेस की फील्ड से हो, चाहे पॉलिटिक्स की फील्ड से हो, चाहे वो किसी और एंटरटेनमेंट की फील्ड से हो। और दुनिया ने देखा कि इंसान कहाँ तक गिर सकता है। कुछ फिल्म्स में बातें हम लोगों ने देखी थी कि ऐसा ऐसा होता है दुनिया में, पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं और ऐसे बड़े आदमी ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन ऐसे होते हैं। लेकिन ये एप्स्टीन फाइल्स से खुलासा हुआ कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। एप्स्टीन फाइल्स उसी की एक वानगी है। एप्स्टीन फाइल्स जो रिलीज हो रही हैं, ये एक बिल साइन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2025 में, उसके तहत ये रिलीज की जा रही हैं। जो केस जेफरी एप्स्टीन जो उसका मुख्य अभियुक्त था, उसके खिलाफ केस चला था, ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें उसको दोषी पाया गया था और उसको जेल हुई थी और उसका 2019 में उसकी मौत हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मारा गया था। इसमें उसकी साथी मैक्सवेल भी शामिल थी, उसको भी दोषी पाया गया। इन फाइल्स में बहुत से नाम हैं, बहुत सेलिब्रिटीज के नाम हैं, पॉलिटिशियंस के नाम हैं, एक्टर्स के नाम हैं। इसमें बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, मिक जैगर, एलन मस्क, इसके अलावा माइकल जैक्सन, डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो एप्स्टीन फाइल्स में बहुत बार आया है, हालांकि कोई इससे जुर्म साबित नहीं होता है, लेकिन उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में बहुत बार आया है। और उन्होंने इसके बाबत ये स्टेटमेंट भी दिया था कि मेरी उससे मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन मुझे उसके क्राइम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम भी इसमें आया है, लेकिन इसको विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज किया है और इसको क्रिमिनल की एक बकवास बताया है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम भी आया है। उनका नाम एक ईमेल की वजह से आया है। उन पर भी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ना कोई ऐसी बात कि उन्होंने कोई क्राइम किया था, इसके बारे में नहीं आया है। इसके अलावा बहुत से इंडियंस का और नाम आया है। इसमें डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम, मीरा नायर का नाम और अनिल अंबानी का नाम भी इसमें आया है। और मीरा नायर जो इस टाइम मेयर हैं न्यूयॉर्क के, जोरान रमजानी, उनकी मदर भी हैं, तो इस नाम से भी लोग बहुत चौंके हैं। इसके अलावा हमने इसमें देखा एप्स्टीन फाइल्स में कि जो नई रिलीज है, इसमें तकरीबन 30 लाख पन्ने रिलीज किए हैं और इसमें 2000 वीडियोस हैं और 1,80,000 इमेजेस हैं। और इसमें देखने वाली बात यह है कि अब इसको लेके बहुत यूएसए में हलचल नहीं हो रही है, क्योंकि वहां के लिए ये एक आम बात हो गई है। हालांकि एप्स्टीन फाइल्स को लेके ही वहां पे बहुत ही प्रदर्शन हुए थे, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन अब जो है इसके बाद अब जब रिलीज हो रहे हैं तो अब वहां पे इतना असर नहीं पड़ रहा है। इसमें एक्चुअली ज्यादातर जो वहां की बिजनेसमैन बेल्ट है यूएसए की, वो उसके नाम ज्यादा आ रहे हैं। जैसे बिल गेट्स का नाम भी आया है, तो बिल गेट्स का नाम लोगों के लिए चौंकाने वाला होगा, लेकिन जाहिर तौर पर मेरे लिए इतना चौंकाने वाला वो नाम नहीं है, क्योंकि बिल गेट्स का नाम तो कोविड-19 में भी आया था कि कोविड-19 को फैलाने में बिल गेट्स का हाथ है। और ये जब जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई है तो ये कोविड-19 के दौरान ही लगभग हुई है और उसके बाद ही ये कोविड-19 फैला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसका कहीं कुछ कनेक्शन तो नहीं था। खैर, फिलहाल इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन जो वहां के यूएसए के हैं, एलन मस्क का नाम भी आया है। एलन मस्क सफाई में ये कह रहे हैं कि मेरा नाम, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, मुझे बिला वजह बदनाम किया जा रहा है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा बिल क्लिंटन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएसए के थे, उनका नाम भी आया है। उनकी कई फोटोज इसमें हैं, बाथ टब में नहाते हुए। माइकल जैक्सन के साथ भी कई फोटोज हैं, एप्स्टीन के साथ भी फोटोज हैं। इसके अलावा मिक जैगर का नाम है, क्रिस टकर का नाम है, लियोनार्डो डिकैप्रियो का भी नाम है और केट ब्लैंकेट का नाम भी इसमें है और बहुत से नाम हैं। और इसमें यूके के प्रिंस विलियम के छोटे भाई प्रिंस विंडसर का नाम भी है।
उनको इसकी वजह से अपना टाइटल भी छोड़ना पड़ा और स्लोवाकिया के जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूएसए में किसी ने पद नहीं छोड़ा है और यूएसए के लोग वैसे ही हैं जैसे पहले चल रहे थे। वहां जिनके भी नाम आए हैं उनके पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। और एक जो बहुत ही तफ्तीशनाक बात है और बड़े अफसोस की बात भी कह सकते हैं और इससे लोगों में डिसअपॉइंटमेंट भी है, बड़ी निराशा हुई है कि इसमें एक तो पूरी फाइल्स रिलीज नहीं की गई और रिलीज जो की गई उसमें भी करीब 300-400 पन्नों पे काली स्याही पोत दी गई। उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें किसी को या कई लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है या साजिश हो रही है। तो इससे लोगों में नाराजगी भी हुई है, गुस्सा भी है। और वहां पे इस टाइम कांग्रेस के जो यानी पार्लियामेंट जो उसकी है यूएसए की कांग्रेस, वहां के कई मेंबर इसकी मांग कर रहे हैं कि सारी फाइल्स रिलीज की जाएं दोबारा से सही से। और इसमें कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो काम कर रहा है उसने काम अपना पूरी तरीके से सही नहीं किया है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और किसको बचाने की ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं और बहुत से लोग फंस रहे हैं। कई सेलिब्रिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिल्म में ही देखते थे हम लोग कि पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, म्यूजिशियन ऐसे होते हैं, एंटरटेनर ऐसे होते हैं या जो भी है, और बिजनेसमैन ऐसे अयाशियां करते हैं। लेकिन एक बानगी हमको यहाँ पे दिख गई। हालांकि सबको मैं क्रिमिनल या दोषी नहीं मान रहा हूँ, ना कोई मान रहा है, ना ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि नाम आ गए हैं तो इसका मतलब यानी बातचीत करने से कोई क्रिमिनल नहीं हो गया कि किसी से एब्सिन से बातचीत हुई या कहीं मुलाकात हो गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 10% लोग तो इसमें दोषी होंगे ही, जो इसमें शामिल होंगे इस घिनौने काम में, जो इंसानियत से गिरा हुआ काम है, एक जिसके बारे में हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज जो मतलब बहुत ही घिनौनी है, इसको वर्ड्स में आप बयान ही नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अब इस पे देखिए आगे और क्या अपडेट आता है, और इसी के बारे में मैंने ये डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है इसको देखिए। जेफरी एप्स्टीन फाइलों को लेकर उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। सबको लगा था कि बड़े बड़े खुलासे होंगे, पावरफुल लोगों के नाम सामने आएंगे और शायद पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? जब दस्तावेज आखिरकार रिलीज हुए तो जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल और गुस्सा सामने आया। चलिए आज समझते हैं कि ये पूरी पारदर्शिता का वादा एक अधूरे सच में आखिर कैसे बदल गया। अधूरा सच और पूरा गुस्सा, ये लाइन है ना, इस पूरी कहानी को बयां कर देती है। एक तरफ एक कानून था, एक वादा था पूरी ट्रांसपेरेंसी का, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत सामने आई जो उस वादे का मजाक उड़ाती हुई लगी। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या ये वाकई पारदर्शिता थी या सिर्फ एक दिखावा? क्या जो वादा किया गया वो पूरा हुआ या उसे जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया? और इसी सवाल ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। जरा देखिए वादा क्या था और हकीकत में मिला क्या। कानून ने कहा था कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, हर फाइल सामने आएगी, वो भी बिना किसी देरी के। लेकिन असल में क्या मिला? भारी भरकम काट छांट वाले पन्ने, मतलब पूरी तरह से ब्लैकआउट किए हुए दस्तावेजों का बस एक छोटा सा हिस्सा रिलीज हुआ, और ऊपर से न्याय विभाग पर यह आरोप लग रहा है कि वो अपने ही बनाए कानून को नहीं मान रहा है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार था, वो बड़े नाम जिनका जिक्र इन फाइलों में आया है। लेकिन इन नामों पर बात करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। इससे पहले कि हम किसी भी नाम पर चर्चा करें, एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। इन दस्तावेजों में किसी का नाम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो किसी अपराध का दोषी है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि केस से जुड़े किसी व्यक्ति ने किसी भी वजह से उनका जिक्र किया है। तो कौन कौन से नाम सामने आए? देखिए लिस्ट काफी लंबी है और इसमें पॉलिटिक्स, रॉयल्टी और एंटरटेनमेंट की दुनिया के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की, ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रू की, और म्यूजिक के लेजेंड्स माइकल जैक्सन, मिक जैगर और डायना रॉस की। एक्टर क्रिस टकर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो जरा इन बड़े नामों के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। बिल क्लिंटन के मामले में कुछ पुरानी तस्वीरों का जिक्र है, लेकिन उनके प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें किसी भी गलत काम की जानकारी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक सर्वाइवर ने लिया, पर उन पर कोई आरोप नहीं लगाया। और प्रिंस एंड्रयू, जिनकी एक कंट्रोवर्शियल तस्वीर का जिक्र है, वो तो लगातार हर आरोप से इनकार करते आए हैं।
इन बड़े नामों की चकाचौंध के बीच इस कहानी का जो सबसे जरूरी पहलू है उसे भूलना नहीं चाहिए, और वो है सर्वाइवर्स की आवाज। आखिर वो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। एप्स्टीन सर्वाइवर लिज स्टीन, उनकी एक बात उनकी पूरी लड़ाई को समेट देती है। वो कहती है, हम बस ये चाहते हैं कि इन अपराधों से जुड़ा सारा का सारा सबूत सामने आए। उनकी लड़ाई बस न्याय और पूरी सच्चाई के लिए है। सर्वाइवर्स के लिए ये पूरी प्रक्रिया एक और धोखे जैसा महसूस हो रही है। उन्हें डर है कि सच्चाई को टुकड़ों में बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के सामने लाया जा रहा है। उन्हें ये चिंता सता रही है कि आगे जो दस्तावेज आएंगे वो भी इसी तरह काली स्याही से ढके होंगे। सोचिए, सालों के इंतजार के बाद क्या जस्टिस डिपार्टमेंट उन्हें एक बार फिर निराश कर रहा है? अब एक कहानी सुनते हैं मारिया फार्मर की। वो उन शुरुआती लोगों में से एक थीं जिन्होंने 1996 में ही एप्स्टीन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी कहानी एप्स्टीन के डरावने तरीकों को सामने लाती है। मारिया की कहानी बताती है कि एप्स्टीन कितना क्रूर था। ये सिर्फ यौन शोषण नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आतंक था। सोचकर देखिए, उसने मारिया की नाबालिग बहनों की तस्वीरें चुराई, उन्हें बेचने की कोशिश की और फिर उसे चुप रखने के लिए उसका घर तक जलाने की धमकी डाली। और तो और, उसने उसे अपने ही गुनाहों में शामिल करने की कोशिश की, उस पर दबाव डाला कि वो दूसरी लड़कियों की तस्वीरें खींचे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इतनी सारी जानकारी क्यों छिपाई जा रही है? इन दस्तावेजों पर जो काली स्याही लगी है, उस रिडैक्शन के पीछे का राज क्या है? हम बात कितनी जानकारी छिपाने की कर रहे हैं? जरा इस नंबर को देखिए, 550 से ज्यादा। और ये 550 शब्द नहीं है, ये 550 पूरे के पूरे पन्ने हैं जो पूरी तरह से काली स्याही से ढककर जारी किए गए। मतलब जानकारी के समंदर में बड़े बड़े काले धब्बे। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। सोचिए, एक ग्रैंड जूरी यानी वो नागरिकों का ग्रुप जो तय करता है कि किसी केस में मुकदमा चलाने लायक सबूत हैं या नहीं, उसकी जांच से जुड़े एक दस्तावेज में 100 से ज्यादा पन्ने बस गायब थे, काली स्याही के पीछे छिपे हुए। ये पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं है, ये तो जानबूझकर जानकारी को छिपाना हुआ। अच्छा ठीक है, माना कि जानकारी छिपाने के कुछ जायज कारण हो सकते हैं, जैसे सर्वाइवर्स की पहचान को बचाना, ये बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। कानून साफ कहता है कि अगर आप कुछ छिपा रहे हैं तो आपको बताना होगा कि क्यों छिपा रहे हैं, और इस मामले में न्याय विभाग ने बस चुप्पी साध रखी है। तो अब इस आधे अधूरे खुलासे के बाद राजनीतिक और कानूनी तौर पर आगे क्या होने वाला है? आज के जमाने में जब पॉलिटिक्स इतनी बटी हुई है, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक साथ हों। लेकिन इस मामले में गुस्सा दोनों तरफ है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही जस्टिस डिपार्टमेंट से जवाब मांग रहे हैं, और कांग्रेस में इसका रिएक्शन बहुत तेज और कह सकते हैं बहुत सख्त रहा है। सांसद इसे एक गैर गंभीर कोशिश बता रहे हैं, और यहां तक कि जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की भी बात कर रहे हैं। सोचिए, उन्होंने मिलकर एक कानून बनाया और अब उन्हें लग रहा है कि सरकार का एक हिस्सा बस उसे नजरअंदाज कर रहा है। तो इस सब पर जस्टिस डिपार्टमेंट का क्या कहना है? उनका जवाब है कि अभी कई लाख और पन्ने आने वाले हैं। वो ये भी वादा कर रहे हैं कि वो सर्वाइवर्स की पहचान को बचाने के लिए बहुत सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन क्या ये एक असली कोशिश है या बस मामले में देरी करने की एक और चाल? और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, लाखों पन्ने अभी भी बंद हैं। क्या एप्स्टीन मामले का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा, या फिर ये उन ताकतवर लोगों के राज के साथ हमेशा के लिए काली स्याही के पीछे दफन हो जाएगा? ये सवाल अब सिर्फ वक्त का नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और न्याय के लिए एक लगातार चलने वाली लड़ाई का है। हाल ही में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लाखों दस्तावेज सामने आए हैं, और इनके साथ ही खड़ा हो गया है एक बहुत बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर पावर, प्रिविलेज और जस्टिस यानी न्याय के सिस्टम पर उंगली उठाता है। सवाल ये है कि जब इतना कुछ खुलकर सामने आ चुका है, तो फिर इतने कम पावरफुल अमेरिकियों पर कार्रवाई क्यों हुई है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है कि एक तरफ तो जानकारियों का अंबार लगा है, लेकिन दूसरी तरफ जवाबदेही का घोर अकाल पड़ा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, इस पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो शायद इस प्लेबुक में छिपी है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसे ताकतवर लोग खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एलन मस्क का ये कोट देखिए, लेफ्ट के प्रोपेगेंडा फैलाने वालों और पुराने मीडिया की एक ही प्लेबुक है। कुछ मत मानो,
हर बात से इनकार कर दो और उल्टा इल्जाम लगा दो। यही वो रणनीति है जो हमें इस केस में बार बार देखने को मिलेगी। तो चलिए इस प्लेबुक को ठीक से समझते हैं। ये एप्स्टीन से जुड़े लोगों की एक 3 स्टेप वाली स्ट्रेटजी है। पहला, कुछ भी मत मानो। दूसरा, हर बात से इनकार करो। और तीसरा, जवाबी आरोप लगाओ। इस पूरे विश्लेषण में ये तीनों बातें एक मेन थीम की तरह हमारे सामने आती रहेंगी। ठीक है, तो आप कहानी की पहली परत को खोलते हैं। चलते हैं सीधे उस रिक्रूटमेंट मशीन के अंदर। आइए देखते हैं कि ये पूरा घिनौना ऑपरेशन आखिर काम कैसे करता था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन था, लेकिन इसे हम एक सिंपल प्रोसेस में समझ सकते हैं। सबसे पहले होती थी स्काउटिंग। जीन लुक ब्रूनेल और डैनियल साथ जैसे रिक्रूटर उन लड़कियों को ढूंढते थे जो टारगेट बन सकती थीं, अक्सर बहुत यंग और वल्नरेबल। फिर होता था डॉक्यूमेंटेशन। उनकी तस्वीरें, खासकर पोलरॉइड्स और पासपोर्ट की कॉपियां एप्स्टीन को भेजी जाती थीं। इसके बाद आता था पेमेंट का नंबर। इन स्काउट्स को हर महीने फीस मिलती थी, जैसे कि 3000 यूरो, और ऊपर से कमीशन भी। मतलब ये एक प्रॉपर धंधा बना हुआ था। और आखिर में डिलीवरी। लड़कियों को पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर भेज दिया जाता था, जहां उनका शोषण होता था। अब आते हैं अगली परत पर, एक राक्षस की इमेज को सुधारना। ये एक सोची समझी कोशिश थी। एप्स्टीन को सजा मिलने के बाद कई बड़े और असरदार लोगों ने मिलकर उसकी इज्जत को बचाने का काम शुरू कर दिया। फाइलों से मिला ये मैसेज देखिए, जिसमें कुछ हिस्सा छिपाया गया है। ये एक खतरनाक पीआर स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। इसमें लिखा है, नाम छिपाया गया, कहता है ट्रैफिकिंग वाली कहानी को पूरी तरह खत्म कर दो और फिर एक समाज सेवी के तौर पर अपनी इमेज दोबारा बनाओ। अब सवाल ये उठता है कि एप्स्टीन को ये पीआर सलाह दे कौन रहा था और वो अपनी पहचान क्यों छिपाना चाहता था। और अब देखिए वही मैसेज, बिना किसी एडिटिंग के। स्टीव बैनन कहते हैं, ट्रैफिकिंग वाली कहानी को पूरी तरह खत्म कर दो और फिर एक समाज सेवी के तौर पर अपनी इमेज दोबारा बनाओ। जिस तरह से नाम छिपाने की कोशिश हुई, वो दिखाता है कि कैसे व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जैसे बड़े बड़े लोग एप्स्टीन की इमेज को बदलने में लगे हुए थे। बैनन की स्ट्रैटेजी और भी साफ थी। इस कोट में वो एप्स्टीन को सलाह दे रहे हैं, हमें उस बलात्कारी वाली इमेज से लड़ना होगा जो बच्चियों की तस्करी करता है। तुम और भी बहुत कुछ हो जो हम दुनिया को दिखाएंगे, लेकिन तुम वो नहीं हो। मतलब छोटी मोटी गलतियां मान लो, लेकिन जो तस्करी का मेन इल्जाम है उससे साफ इनकार कर दो। ये क्लासिक प्लेबुक वाली चाल है, ध्यान भटकाओ और इनकार करो। और ये सब सिर्फ बैनन ही नहीं कर रहे थे। जरा देखिए रिचर्ड ब्रैंसन ने क्या सलाह दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अगर बिल गेट्स ये कहने को तैयार हो जाएं कि तुमसे कई साल पहले 17.5 साल की लड़की के साथ सोकर गलती हुई थी और तुम्हें उसकी सजा भी मिल चुकी है, ये साफ साफ अपराधों को कम दिखाने और अपनी इमेज सुधारने के लिए दूसरे पावरफुल लोगों के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश थी। ये दिखाता है कि कैसे ये एलीट क्लास एक दूसरे को बचाता है। यहाँ तक कि नोआम चोम्स्की जैसे इंटेलेक्चुअल ने भी एप्स्टीन की टीम को सलाह दी, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है इसे नजरअंदाज कर देना। ये गिद्ध बस एक पब्लिक रिएक्शन चाहते हैं। ये बात दिखाती है कि कैसे अलग अलग विचारधारा के प्रभावशाली लोग, जिसमें लेफ्ट के बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, किसी न किसी तरह एप्स्टीन की मदद कर रहे थे। चलिए अब एक और परत हटाते हैं और उस इनर सर्कल के राज जानते हैं। ये मिली भगत का एक पूरा कल्चर था। इनकी प्राइवेट और कोडेड बातचीत से पता चलता है कि कैसे एप्स्टीन के दोस्तों के बीच उसके व्यवहार को नॉर्मल बना दिया गया था, जिससे वो सब भी उसके गुनाहों में एक तरह से हिस्सेदार बन गए। किम्बल मस्क का ये उदाहरण देखिए। उन्हें एक महिला के बारे में चेतावनी दी गई थी जिसे एप्स्टीन ने ही उनसे मिलवाया था। मैसेज था, जब कोई उसकी लड़कियों दोस्त के साथ गलत बर्ताव करता है तो जेफरी पागल हो जाता है। किम्बल का जवाब था, संदेश साफ साफ मिल गया। ये कोड वाली भाषा और औरतों को लेकर एप्स्टीन का मालिकाना हक वाला रवैया दिखाती है, और साथ ही ये भी कि उसके सर्कल के लोग उससे कितना डरते थे। और फिर ये चौंकाने वाला कोट है जो लॉन्ग लाइफ एक्सपर्ट पीटर अटिया का है। उन्होंने एप्स्टीन को लिखा, जानते हो तुमसे दोस्ती करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा खराब है कि मैं इसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बता सकता। ये उस इनर सर्कल के अंदर की सीक्रेसी और नॉर्मलाइजेशन को दिखाता है कि सब कुछ जानते हुए भी सब चुप थे। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए जो बहुत कुछ कहती है। 11 जुलाई 2017 को अटिया के नवजात बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, एक मेडिकल इमरजेंसी की हालत।
ठीक 2 दिन बाद 13 जुलाई को वो जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में मीटिंग फिक्स करने के लिए ईमेल कर रहे हैं और 10 दिन बाद वो अपने परिवार के पास सैन डिएगो वापस जाते हैं। एक तरफ परिवार पर इतना बड़ा संकट और दूसरी तरफ एप्स्टीन से मिलने की प्राथमिकता, ये दिखाता है कि एप्स्टीन की अपने सर्कल पर कितनी मजबूत पकड़ थी। तो अब इन सभी परतों को हमारे शुरुआती सवाल से जोड़ते हैं, जवाबदेही का सवाल, और फोकस करते हैं उन संस्थागत नाकामियों पर जो शायद इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। इस स्लाइड में जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है फाइलों से मिले सबूत, डिटेल्ड ईमेल जो दिखाते हैं कि लड़कियों को ढूंढने के लिए एक पेड इंटरनेशनल ऑपरेशन चल रहा था। ये एक बहुत बड़े क्रिमिनल नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। और दूसरी तरफ है FBI का ऑफिशियल बयान, बिना आरोप वाले तीसरे पक्षों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये सिस्टम की नाकामी को दिखाता है और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सिस्टम अमीरों और पावरफुल लोगों को बचाने के लिए ही बना है। और ये नाकामी तब और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम देखते हैं कि दूसरे देशों ने इस पर क्या किया। यूनाइटेड किंगडम में प्रिंस एंड्रू से उनके शाही खिताब छीन लिए गए। स्लोवाकिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एप्स्टीन से लिंक होने पर इस्तीफा दे दिया। लेकिन अमेरिका में वहां पावरफुल लोग प्लेबुक का इस्तेमाल करते हैं और उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या कभी सच में किसी की जवाबदेही तय होगी या फिर ताकतवर लोग हमेशा इस प्लेबुक का इस्तेमाल करके कानून से बच निकलेंगे? ये सवाल इस पूरे स्कैंडल की अनसुलझी हकीकत को हमारे सामने रखता है। और आखिर में ये एक परेशान करने वाला बयान जो जवाबदेही पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट से लिया गया है, मिस्टर एप्स्टीन के साथ पार्टी करना कोई अपराध नहीं है। ये लाइन न्याय और शक्ति के मौजूदा हालात पर एक गहरी छाप छोड़ती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी कुछ बदलेगा भी।